दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे सैनफोराइजिंग प्रोसेस के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि सैनफोराइजिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और कोई भी सैनफोराइजिंग मशीन का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से होता है और सैनफोराइजिंग प्रोसेस करने के बाद में हमारे कपड़े के ऊपर क्या क्या चेंज आते हैं। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है सैनफोराइजेशन या सैनफोराइजिंग प्रोसेस या 00 फिनिश और सैनफोराइजिंग मशीन का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल। तो गाइज, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि किसी भी कपड़े के अंदर सैनफोराइजिंग करने की ज़रूरत महसूस क्यों होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट ऑफ फैब्रिक सैनफोराइजिंग प्रोसेस तो क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। गाइज, होता क्या है कि जब हमारा कपड़ा डाइंग प्रोसेस में चलता है तो डिफरेंट मशीन पे डाइंग होती है उसकी, और उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस भी होती है। तो वहाँ पे हमेशा कपड़े के ऊपर एक हल्का सा टेंशन अप्लाई होता है। तो जब कपड़े पर टेंशन अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली उस कपड़े के अंदर इलोंगेशन आ जाएगा, मतलब आपका कपड़ा बढ़ जाता है, लंबाई कपड़े की बढ़ जाती है। और जो कपड़ा हमारा डाइंग से आता है तो उसके अंदर रेजिडुअल श्रिंकेज होता है, वार्प में भी होता है और वेफ डायरेक्शन में भी होता है। रेजिडुअल श्रिंकेज का मतलब ये होता है कि यदि कपड़ा कहीं डाइंग से आया और उसको यदि आप वॉश करते हो तो वॉश करने के बाद में उसके अंदर श्रिंकेज आएगा, उसकी जो डायमेंशनल चेंजेज हैं आफ्टर वॉशिंग वो आएंगे उसके अंदर। तो होता क्या है कि यदि आपके कपड़े के अंदर जो डायमेंशनल चेंज हैं, यदि एक्सेप्टेबल लिमिट से वो ज़्यादा है डायमेंशनल चेंज, तो फिर यदि आपने उस कपड़े को गारमेंटिंग में यूज़ किया या कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज सही से नहीं बनेगा और वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। गाइज, होता क्या है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और वहाँ पे यदि हम दो कपड़ों को एक साथ यूज़ करते हैं और ऐसे कपड़े जिनके अंदर जो श्रिंकेज है वो डिफरेंट है, मतलब किसी कपड़े के अंदर 4% सपोज कर लीजिए और किसी के अंदर 5% है, और उन दोनों कपड़ों को जब हम एक साथ किसी गारमेंट में यूज करते हैं तो वहाँ पे पकरिंग आने की पूरी संभावना होती है। तो गाइज, ये जो कपड़े का रेजिडुअल श्रिंकेज होता है तो एक लिमिट के अंदर तो एक्सेप्ट किया जाता है। यदि कपड़े का आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा होता है तो फिर उस श्रिंकेज को गारमेंट बनाने से पहले कपड़े का हमें उस श्रिंकेज को फिक्स करने की आवश्यकता होती है। और गाइज, यदि आपने बिना श्रिंकेज को कंट्रोल किए आपने उस कपड़े का गारमेंट बना लिया तो आपका जो भी पीस है वो जब कस्टमर ले जाएगा उसको और वो अपने एंड पे उसकी वॉशिंग करेगा तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और हो सकता है आपके पास वापस आए या आपका जो कस्टमर है आपको कंप्लेन करेगा, और कंप्लेन करने के बाद में हो सकता है वो आगे से आपसे कोई जो गारमेंट है खरीदे ही ना। तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हमें कपड़े का जो रेजिडुअल श्रिंकेज है या आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज है उसको कंट्रोल करने की। तो गाइज, जो रेजिडुअल श्रिंकेज होता है तो इसको
मिनिमाइज करने के लिए हम कपड़े की सैनिटाइजिंग प्रोसेस करते हैं। तो सैनिटाइजिंग प्रोसेस क्या होती है? एक फिनिश होती है, तो उसको बोलते हैं हम 00 फिनिश। तो उसके अंदर जब हम कपड़े को डालते हैं और प्रोसेस करते हैं सैनिटाइजिंग मशीन से, तो उसके बाद में आपके कपड़े के अंदर जो रेजिडुअल श्रिंकेज होता है तो वो मिनिमाइज हो जाता है। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि सैनिटाइजिंग प्रोसेस के या 00 फिनिश के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज द आफ्टर वॉशिंग फैब्रिक श्रिंकेज। मतलब जो कपड़े का आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज होता है, आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए आप डाइंग से कोई कपड़ा लाए और आपने उसको धुला, उसकी धुलाई की, और धुलाई करने के बाद में जो नेगेटिव डायमेंशनल चेंज आते हैं तो उसको बोलते हैं हम आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज। मतलब वॉशिंग करने के बाद जो श्रिंकेज आता है उसको हम आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज कहते हैं। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सैनिटाइजिंग मशीन का या सैनिटाइजिंग प्रोसेस का या 00 फिनिश का, वो होता है कपड़े का आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज मिनिमाइज करना। गाइस, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव द डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। तो कपड़े को जब हम सैनिटाइजिंग मशीन से पास करते हैं तो उस कपड़े की डायमेंशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, मतलब सुधर जाती है। तीसरा होता है टू सॉफ्टन द फैब्रिक हैंडल। मतलब जो कपड़े का फील होता है और जो टच होता है तो उसको सैनिटाइजिंग के द्वारा हम इम्प्रूव करते हैं। और चौथा होता है टू इंक्रीज द फैब्रिक GSM। तो सैनिटाइजिंग में हमारे कपड़े का जो फैब्रिक GSM होता है वो भी बढ़ जाता है। और लास्ट होता है टू इंक्रीज द फैब्रिक कवर इन द फैब्रिक। गाइस, सैनिटाइजिंग प्रोसेस में हमारे कपड़े का जो कवर फैक्टर होता है वो भी बढ़ जाता है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ कि कवर फैक्टर आपका कैसे बढ़ जाता है और क्यों बढ़ जाता है। गाइस, जब हम किसी भी सैनिटाइजिंग मशीन में कपड़े को प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेस होती है तो उसमें होता क्या है कि सैनिटाइजिंग प्रोसेस के बाद में जो हमारे कपड़े के एंड्स और पिक्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और क्लोज क्यों आते हैं? क्योंकि कपड़े के अंदर श्रिंकेज आता है, वो श्रिंक हो जाता है कपड़ा। तो ऑब्वियसली यदि कपड़ा श्रिंक होगा कोई भी तो वहाँ पे आपके एंड्स और पिक्स क्लोज आ जाते हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ एंड्स पर इंच और नंबर ऑफ पिक्स पर इंच उस कपड़े के बढ़ जाते हैं। तो आपके कपड़े का जो फैब्रिक कवर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। गाइस, अब बात करते हैं सैनिटाइजिंग प्रोसेस की। मतलब सैनिटाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। तो गाइस देखिए, द सैनिटाइजिंग इज ए फैब्रिक फिनिशिंग प्रोसेस। तो जो सैनिटाइजिंग होती है वो एक फैब्रिक फिनिशिंग प्रोसेस होती है, या वो 00 फिनिश भी बोलते हैं इसको। तो आप कंफ्यूज मत होना गाइस, दोनों एक ही प्रोसेस होती है। इट इज ए प्री श्रिंकिंग ऑफ द फैब्रिक बाई पासिंग द फैब्रिक इनटू ए रबर यूनिट। तो सैनिटाइजिंग प्रोसेस के अंदर हम कपड़े को एक रबर यूनिट के बीच से पास करते हैं। तो पास करने के बाद में हमारा कपड़ा श्रिंक हो जाता है, मतलब प्री श्रिंक हो जाता है। तो प्री श्रिंक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम गारमेंट में यूज कर रहे हैं तो उसके पहले कपड़े का जो रेजिडुअल श्रिंकेज है वो घट जाता है, तो वो प्री श्रिंक कर जाता है। और फिर जब गारमेंट को वॉश करते हैं तो वहाँ पे जो आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज होता है वो घट जाता है। द एंड्स एंड पिक्स ऑफ द फैब्रिक कम क्लोजर टू ईच अदर आफ्टर द सैनिटाइजिंग प्रोसेस। तो सैनिटाइजिंग प्रोसेस के बाद में किसी भी कपड़े के एंड्स और पिक्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और जब क्लोज आते हैं
तो क्या होता है गाइस, व्हेन द थ्रेड्स कम टुगेदर टू ईच अदर, तो जब आपके जो धागे हैं वो नज़दीक आते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके कपड़े के अंदर जो थ्रेड टू थ्रेड गैप होता है वो घट जाता है, या कपड़े के अंदर जो एयर स्पेस होता है वो घट जाता है। तो फिर उससे क्या होता है कि जो आपका श्रिंकेज होता है, एयर गैप घटने के वजह से कपड़े के अंदर का श्रिंकेज भी घट जाता है, आपके कपड़े की डायमेंशनल स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है सैनफोराइजिंग प्रोसेस, तो इसको हम सैनफोराइजेशन भी बोलते हैं, 0-0 फिनिश भी बोलते हैं। गाइस अब बात करते हैं फैब्रिक श्रिंकेज की, कि फैब्रिक श्रिंकेज क्या होता है। तो गाइस होता क्या है, व्हेन द फैब्रिक इज वॉश्ड, लॉन्डर्ड, आयरन्ड और ड्राई क्लीन्ड, जब किसी भी कपड़े की हम या तो वॉशिंग करते हैं या उसकी लॉन्ड्रिंग करते हैं या आयरनिंग करते हैं या उसको हम ड्राई क्लीन करते हैं, तो उसके बाद में हमारे कपड़े के अंदर होता क्या है गाइस कि डायमेंशंस के अंदर नेगेटिव चेंज आता है। मतलब नेगेटिव का ये है कि यहाँ पे आपके कपड़े की जो लेंथ और विड्थ होती है वो घट जाती है। तो वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग, आयरनिंग और ड्राई क्लीनिंग के बाद में कपड़े की डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, तो डायमेंशन जो भी चेंज होता है वॉशिंग के बाद में या और दूसरे प्रोसेस के बाद में, तो उसको हम फैब्रिक श्रिंकेज बोलते हैं। और ये जो हमारा कपड़े के अंदर श्रिंकेज है इसको हम फिक्स करते हैं सैनफोराइजिंग प्रोसेस के द्वारा। दिस रेजिडुअल श्रिंकेज इज कंट्रोल्ड बाय द सैनफोराइजिंग प्रोसेस। तो जो कपड़े का रेजिडुअल श्रिंकेज होता है तो उसको हम सैनफोराइजिंग के द्वारा उसको हम कंट्रोल करते हैं। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कपड़े की 0-0 फिनिश करते हो या सैनफोराइजेशन करते हो उसका, तो उस कपड़े के अंदर क्या चेंज आते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि सैनफोराइजिंग के बाद में हमारे कपड़े के अंदर जो भी एंड्स और पिक्स होते हैं या बात के धागे और वेफ्ट के धागे होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख जाएगा क्लियर, ये फैब्रिक बिफोर सैनफोराइजिंग है, मतलब ये कपड़ा है अनप्रोसेस्ड है, इसकी हमने सैनफोराइजिंग नहीं की, मतलब 0-0 फिनिश नहीं की है। और एक ये कपड़ा है फैब्रिक आफ्टर सैनफोराइजिंग, ये सैनफोराइजिंग के बाद का कपड़ा है। तो आपको क्लियर दिख जाएगा इस कपड़े के अंदर जो धागे हैं एक दूसरे से दूर हैं, बार्ब के धागे भी एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं और वेफ्ट के भी हैं। और आप यहाँ पे देखें तो जो सैनफोराइजिंग करने के बाद में जो हमारे एंड्स और पिक्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ गए। तो मैंने आपको बताया था कि एयर स्पेस जो होता है कपड़े के अंदर सैनफोराइजिंग के बाद में घट जाता है, तो इसके अंदर एयर स्पेस ज़्यादा है, इसके अंदर कम है। और यहाँ पे एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच भी कम है, और यहाँ पे एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे फैब्रिक कवर भी आपका बढ़ जाता है। गाइस अब बात करते हैं पैसेज ऑफ फैब्रिक इन सैनफोराइजिंग मशीन, मतलब किसी भी सैनफोराइजिंग मशीन के अंदर जो कपड़ा होता है उसका पैसेज किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपका कपड़ा पास हो रहा है। तो आप देखिए गाइस, ये है एक स्कीमेटिक डायग्राम किसी भी सैनफोराइजिंग मशीन का। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले पार्ट के नाम देख लीजिए आप। 1 नंबर आपका ड्रॉ सिलेंडर है, 2 नंबर वाटर स्प्रे है, 3 नंबर आपका स्टीमिंग ड्रम है, 4 नंबर आपका वेफ्ट स्ट्रेटनर है, 5 नंबर क्लिप और 6 नंबर
रबर ब्लैंकेट श्रिंकेज यूनिट, ये है आपकी। और 7वां नंबर फेल्ट कैलेंडर, ये आपका फेल्ट कैलेंडर है। और 8वां नंबर है आपका ड्राइंग सिलेंडर, फेल्ट ड्राइंग सिलेंडर है। और 9वां नंबर आपका प्लेटर है। तो गाइज देखिए आप यहाँ से, तो ये आपका कपड़ा चलता है जब, तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ सिलेंडर लगा होता है, तो उससे पास होता है। और उसके बाद में फिर कपड़ा यहाँ से सीधा नीचे आता है यहाँ पे ये, और यहाँ पे आता है जो आपका वाटर स्प्रे यूनिट होता है, तो उसके सामने से गुजरता है। और उसके बाद में फिर आपका कपड़ा जाता है, देखिए स्टीमिंग ड्रम पे, ये स्टीमिंग ड्रम है आपका, इससे कपड़ा पास हुआ ये। और इसके बाद में फिर आता है वेफ्ट स्ट्रेटनर पर। तो वेफ्ट स्ट्रेटनर कहाँ है, ये 4 नंबर आपका वेफ्ट स्ट्रेटनर है। और इसके बाद में आपका कपड़ा चला गया क्लिप के अंदर, और क्लिप के बाद में फिर आपका रबर यूनिट के अंदर जाता है। और रबर यूनिट से निकलने के बाद में कपड़ा आपका जाता है फेल्ट कैलेंडर पर। तो फेल्ट कैलेंडर के बाद में फिर जाता है आपका फेल्ट ड्राइंग सिलेंडर, और फिर जाता है आपका प्लेटर के ऊपर, बाहर निकल जाता है कपड़ा। गाइस अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो हमारी सैनिटाइजिंग मशीन होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये वर्क कैसे करती है। तो गाइस कोई भी सैनिटाइजिंग मशीन हो तो उसका हम एक कॉमन स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो कंपनी के मेक के हिसाब से इसके अंदर चेंज हो सकता है। हर कंपनी का जो डिज़ाइन होता है वो अपना अलग अलग डिज़ाइन होता है, बट जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो सारे मशीनों के अंदर एक जैसे ही होते हैं। तो मैं आपको जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है किसी भी सैनिटाइजिंग मशीन का और उसका वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पार्ट होता है इनलेट जे स्क्रे। तो गाइस देखिए, द इनलेट जे स्क्रे इज यूज्ड टू स्टोर द फैब्रिक ड्यूरिंग द बैच चेंज। तो जो जे स्क्रे होता है तो वो एक स्टोरेज का काम करता है, और काम कब आता है, जब आप बैच चेंज करते हैं। दिस इनलेट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स लाइक टेंशन रोल, ड्रॉ सिलेंडर, प्रेशर रोल एंड ब्रेक रोल। तो जे स्क्रे यूनिट के अंदर हमारा टेंशन रोल लगा होता है, ड्रॉ सिलेंडर होता है, प्रेशर रोल होता है और ब्रेक रोल होता है। टेंशन रोल रेगुलेट द टेंशन ऑफ द फैब्रिक गेटिंग फीड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो टेंशन रोल का काम होता है जब कपड़े की फीडिंग हो रही होती है मशीन के अंदर, तो वो कपड़े के टेंशन को रेगुलेट करता है। और द ड्रॉ रोल पुल द फैब्रिक एंड फीड इट टू द मशीन। ड्रॉ रोल कपड़े को खींचता है और मशीन की तरफ उसको फीड करता है। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द अबव यूनिट इज टू फीड द फैब्रिक इवनली थ्रू आउट द मशीन। तो इनलेट जे स्क्रे यूनिट का काम होता है कपड़े को यूनिफॉर्मली मशीन के अंदर कंटिन्यूसली फीड करना। गाइस अब आता है आपका डैम्पिंग सिलेंडर और स्टीमिंग सिलेंडर। तो सबसे पहले आपको मैं ये पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये आपका डैम्पिंग यूनिट होता है, और इसमें क्या होता है कि स्टीम इसके अंदर चलती है। और एक तरीके का ये मान के चलिए कि ये परफोरेटेड सिलेंडर टाइप का होता है। तो इसमें होता क्या है कि इसके अंदर से बाहर की तरफ स्टीम निकलती है और कपड़े को वो डैम्प करती है, मतलब गीला करती है। तो गाइस देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। द डैम्पिंग सिलेंडर प्रोवाइड्स इंटेंसिव यूनिफॉर्म एंड कंट्रोल्ड स्टीमिंग ऑफ द फैब्रिक। मतलब जो डैम्पिंग सिलेंडर होता है वो कपड़े की अच्छी तरीके से और एक समान रूप से और कंट्रोल तरीके से कपड़े की स्टीमिंग करता है। व्हेन द फैब्रिक passes through this damping cylinder, the fabric absorb the moisture and get moist। तो जब कपड़ा इस डैम्पिंग सिलेंडर के ऊपर से पास होता है तो हमारा कपड़ा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और वो गीला हो जाता है। द डैम्पिंग सिलेंडर हैज़ ए स्टीम हीटेड इनर सेल। तो डैम्पिंग सिलेंडर के अंदर एक
स्टीम हीटेड इनर सेल होती है। दिस इनर सेल गेट्स सराउंडेड बाई ए स्टीम परमिएबल वायर मैश। तो जो हमारा इनर सेल होती है वो कवर्ड होती है एक तार की जाली से, और इस तरीके की जाली होती है कि उससे जो स्टीम है वो बाहर की तरफ पास होती रहे। ए मैंगल क्लॉथ इज रैप्ड इन सेवरल लेयर्स अराउंड द वायर मैश। तो हम जो डैम्पिंग सिलेंडर है उसके ऊपर एक मैंगल क्लॉथ लपेटते हैं और उसकी कई सारी लेयर होती हैं, वो उसके ऊपर लपेटी जाती हैं। द डैम्पिंग सिलेंडर इज हीटेड फ्रॉम द इनसाइड विथ सैचुरेटेड स्टीम। तो जो डैम्पिंग सिलेंडर होता है तो उसके अंदर हम स्टीम छोड़ते हैं, सैचुरेटेड स्टीम होती है। तो उससे क्या होता है कि डैम्पिंग सिलेंडर हीट हो जाता है और उससे स्टीम बाहर की तरफ पास होती है, और जो स्टीम बाहर की तरफ पास होती है उससे हमारा जो फैब्रिक प्रोसेस हो रहा है वो मॉइस्ट होता रहता है, मतलब गीला होता रहता है। गाइस अब मैं बताता हूँ आपको, एक होता है महलो डिवाइस। ये महलो डिवाइस नाम है इसका, और इसका वैसे टेक्निकली देखोगे तो ये वेफ्ट स्ट्रेटनर होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस होती है। गाइस आपने सुना होगा कि कपड़े के अंदर बोइंग आती है और स्कीविंग आती है। तो ये जो डिवाइस होती है महलो डिवाइस या महलो वेफ्ट स्ट्रेटनर, तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब कपड़ा हमारा सैनिटाइजिंग मशीन में चलता है तो रबर यूनिट के अंदर जाने से पहले कपड़े के अंदर कोई भी बोइंग है या स्कीविंग है तो उसको ये जो महलो वेफ्ट स्ट्रेटनर है वो करेक्ट करता है। गाइस इस डिवाइस के अंदर 2 बो रोलर होते हैं और 3 स्क्यू रोलर होते हैं। दिस डिवाइस करेक्ट द स्क्यूनेस एंड बोनेस प्रेजेंट इन द फैब्रिक बीइंग प्रोसेस्ड। तो जो भी कपड़े की प्रोसेसिंग हो रही है तो उसकी जो बोइंग है या स्कीविंग है तो उसको ये डिवाइस कंटिन्यूसली उसको करेक्ट करती रहती है। और ये जो डिवाइस होती है ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड होती है और इसके अंदर कई सारे सेंसर भी लगे होते हैं। तो ये कपड़े को किस तरफ से खींचना है, बीच से टाइट करना है, एक साइड से टाइट करना है या दूसरे साइड से टाइट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली रीड करता है और उसी हिसाब से कपड़े को ये ऊपर नीचे करता है और उससे जो वेफ्ट का धागा होता है वो थ्रू आउट दी विथ स्ट्रेट हो जाता है। गाइस ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर के माध्यम से आप देख लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर 3 स्क्रू रोल लगे हुए हैं, 1, 2 और 3, और 2 आपके बोइंग रोलर लगे हुए हैं, 1 और 2। तो यही जो रोलर होते हैं ज़रूरत के हिसाब से ये घूमते हैं। और ये वाले रोलर हैं, ये लेफ़्ट साइड भी उठ सकती है, इसकी राइट साइड भी उठ सकती है, और ज़रूरत के हिसाब से जैसा कपड़ा डिमांड करता है उसी हिसाब से वो रोल उठ जाते हैं। तो वहाँ पे जो कपड़े की बोइंग होती है वो करेक्ट हो जाती है। गाइस नेक्स्ट यूनिट होती है डैम्पिंग यूनिट और रबर ब्लैंकेट श्रिंकेज यूनिट। ये जो यूनिट होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट या मेन यूनिट होती है किसी भी सैनिटाइजिंग या 00 मशीन की। गाइस जो हमारी डैम्पिंग यूनिट या रबर ब्लैंकेट श्रिंकेज यूनिट होती है तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द रबर ब्लैंकेट श्रिंकेज यूनिट इज टू हेल्प टू अलाउ द बार बाई श्रिंकेज टू द फैब्रिक। तो इसी यूनिट के अंदर जो आपका कपड़ा होता है उसके अंदर बार बाइस श्रिंकेज कंट्रोल किया जाता है। तो इसके अंदर लगा क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए रबर हीटिंग सिलेंडर, एंडलेस रबर, प्रेशर रोल एंड टेंशन रोल। तो इसके अंदर आपकी 4 चीज़ें लगी होती हैं। एक तो जो रबर हीटिंग सिलेंडर होता है, एक एंडलेस
रबर होती है, एंडलेस का मतलब मान लीजिए जैसे आपके बेल्ट वगैरह होते हैं वो कहीं पर भी नहीं जुड़े होते हैं, मतलब इस तरीके से मानिए कि उसका कहीं पर एंड नहीं होता। तो एक तो एंडलेस रबर होती है और आपका रबर हीटिंग सिलेंडर होता है, एक प्रेशर रेल होता है और एक होता है आपका टेंशन रोल। तो प्रेशर रोल आपकी जो रबर होती है उसको प्रेस करता है और जो हीटिंग सिलेंडर होता है तो रबर को टेम्परेचर देता है। और जो ये यूनिट होती है इसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील सिलेंडर होता है तो विच हैज़ ए माइक्रो पॉलिश्ड सरफेस। तो इस स्टेनलेस स्टील की जो सरफेस होती है माइक्रो पॉलिश्ड होती है, मतलब बहुत चिकनी होती है। दैट इंश्योर मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन फैब्रिक एंड सिलेंडर। तो माइक्रो पॉलिश से क्या होता है कि जो कपड़ा होता है और जो सिलेंडर के ऊपर से गुजरता है तो वो सिलेंडर के ऊपर मिनिमम फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो उससे जो कपड़े का मूवमेंट होता है वो फ्री होता है और जो कपड़ा होता है वो रबर के मूवमेंट को फॉलो करने लगता है। अब गाइस यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग श्रिंकेज ऑन फैब्रिक, मतलब सीधी सी बात है कि सैनिटाइजिंग मशीन के अंदर जो कपड़े का श्रिंकेज होता है वो किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है कुछ, तो आप देखेंगे ये आपकी रबर है और ये आपका सिलेंडर है। ए है हॉट सिलेंडर, बी है फैब्रिक और एक रबर है इसके अंदर, ठीक। मतलब ए हॉट सिलेंडर है और बी फैब्रिक है। तो अब आप थोड़ा सा देखिए, ए हो गया आपका हॉट सिलेंडर और बी ए आपका फैब्रिक है और ये वाली दिख रही है आपको चॉकलेट कलर की, ये रबर है। तो इन दोनों के बीच से कपड़ा पास होता है और जब कपड़ा पास होता है तो वो मॉइस्ट होता है, गीला होता है। और जब प्रेशर रोल रबर को प्रेस करता है तो साथ साथ में कपड़ा भी प्रेस होता है। अब चूंकि कपड़ा है तो कपड़े में तो कोई डायमेंशनल चेंज आता नहीं है, वहाँ पे जब दबा रहे हैं रबर फैल जाती है और रबर फैल जाती है कहाँ पे, जहाँ पे आपका कपड़ा एंटर करता है रबर के अंदर, वहाँ पर फैल जाती है। और जब वो बाहर निकलता है तो रबर श्रिंक करती है, क्योंकि रबर तो फ्लेक्सिबल होती है। और जैसे ही रबर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आती है तो वो साथ साथ में कपड़े को श्रिंक कर देती है। तो इस तरीके से हमारे मशीन के अंदर हमारे फैब्रिक का जो श्रिंकिंग प्रोसेस है वो होता है। तो आप देखिए गाइस, ये एक्चुअल रबर यूनिट होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं। ये आपकी एंडलेस रबर होती है और यहाँ पे एक जो हीटिंग सिलेंडर लगा होता है और एक प्रेशर रोल भी होता है, वो रबर को प्रेस करता है। तो सिलेंडर और रबर के बीच से जब कपड़ा जाता है तो आपका कपड़ा श्रिंक कर जाता है। फैब्रिक इज पास्ड बिटवीन द हॉट सिलेंडर एंड एंडलेस रबर। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा कपड़ा होता है तो रबर और हॉट सिलेंडर के बीच से पास होता है। द हीटिंग ऑफ द सिलेंडर टेक्स प्लेस बाई स्टीमिंग अरेंजमेंट, और सिलेंडर की हीटिंग स्टीमिंग अरेंजमेंट के द्वारा की जाती है। प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फैब्रिक बिटवीन द रबर एंड सिलेंडर। तो प्रेशर अप्लाई किया जाता है रबर के ऊपर, तो जब रबर पे होता है तो कपड़े पे प्रेशर पड़ता है, जहाँ पे सिलेंडर और रबर के बीच में कपड़ा वहाँ पे पड़ता है प्रेशर। तो ये प्रेशर किससे अप्लाई किया जाता है रबर के ऊपर, एक प्रेशर रोल लगा होता है। तो ड्यूरिंग दिस अबव ऑपरेशन श्रिंकेज टेक्स प्लेस ऑन द फैब्रिक। तो मैंने आपको बताया कि जब रबर शुरुआत में तो वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है जब एंटर करती है, और तो कपड़ा तो अपनी जगह पे जैसा है वैसा ही रहता है और रबर फैल जाती है सिर्फ। और जब रबर बाहर को निकलती है तो उसका जो एरिया होता है तो वो घटता है, क्योंकि पहले फैल के एक्सपेंड हो गया था, तो वो कपड़े को सिकोड़ देता है, तो कपड़ा श्रिंक हो जाता है। और गाइस इस मशीन के अंदर एक स्क्वीज रोल होता है, तो स्क्वीज रोल का काम होता है कि जो रबर होती है तो उससे जो पानी होता है ना उसको निचोड़ देता है।
एक फेल्ट यूनिट होती है। तो फेल्ट यूनिट में क्या होता है, तो ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ फैब्रिक इन द फेल्ट यूनिट द मॉइस्चर इज यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फैब्रिक बाय द फेल्ट ब्लैंकेट। तो इसमें होता क्या है कि एक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर एक फेल्ट ब्लैंकेट चलता है, तो कपड़ा सिलेंडर और फेल्ट ब्लैंकेट के बीच से पास होता है, और जब बीच से पास होता है तो जो हमारी फेल्ट ब्लैंकेट होती है तो कपड़े के मॉइस्चर को यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से उसको सोखती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो कपड़े का श्रिंकेज होता है वो आपके फेल्ट यूनिट के अंदर वो सेट हो जाता है। दिस यूनिट इज आल्सो हैज ए फेल्ट ड्राइंग सिलेंडर, और इसके अंदर एक फेल्ट ड्राइंग सिलेंडर भी होता है। तो ये क्यों लगाया जाता है, इसका कारण ये होता है कि जब गीला कपड़ा आपके फेल्ट यूनिट के अंदर जा रहा है और फेल्ट ने जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो अगर ड्राइंग सिलेंडर नहीं होगा, मतलब फेल्ट ड्राइंग सिलेंडर नहीं होगा, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में आपकी फेल्ट गीली हो जाएगी। तो गीली हो जाएगी तो फिर कोई कपड़ा आपका सूखेगा नहीं, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। तो जो हमारा फेल्ट ब्लैंकेट होता है उसको रेगुलरली ड्राई करने के लिए ड्राइंग सिलेंडर का उपयोग करते हैं, मतलब फेल्ट ड्राइंग सिलेंडर का उपयोग करते हैं। एक फेल्ट ड्राइंग सिलेंडर लगा होता है। गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका फेल्ट ड्राइंग सिलेंडर यूनिट है, फेल्ट यूनिट है। तो कपड़ा यहाँ से इसके अंदर से पार होता है, ये इसके अंदर से यूं करके जाता है, फिर बाहर से निकलता है। तो पूरा राउंड होता है, ये बहुत ज़्यादा डाई का एक ड्रम होता है, उसके ऊपर ये हमारा फेल्ट ब्लैंकेट लगा होता है। अब गाइस एक होता है कूलिंग सिलेंडर। तो कूलिंग सिलेंडर का काम होता है कि कपड़े को कूल करना, और एक होता है बैचिंग एंड प्लेटिंग यूनिट। तो मशीन के ऊपर बैचिंग या प्लेटिंग यूनिट लगा होता है, कभी कभी तो दोनों ही होते हैं। जो भी आपको यूज़ करना है, प्लेटिंग यूनिट यूज़ करना है तो आप प्लेटिंग यूनिट यूज़ कर सकते हैं, और बैचिंग यूनिट यूज़ करना है तो आप बैचिंग यूनिट यूज़ कर सकते हैं। बैचिंग यूनिट के अंदर जो आपका कपड़ा है तो उसका रोल बनता जाता है हैंड टू हैंड, और जो प्लेटिंग यूनिट होता है तो उसके अंदर जो कपड़ा होता है आपके कपड़े की फोल्डिंग होती जाती है, और वो कपड़ा ट्रॉली के अंदर गिरता रहता है। गाइस मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ सैनिटाइजिंग और 00 फिनिशिंग मशीन। तो जो भी 00 फिनिशिंग मशीन होती है तो उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, क्या सीक्वेंस होता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम मेन पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं, और जो स्टीम वाल्व होता है उसको ओपन कर देते हैं। दूसरा होता है जो फैब्रिक पैसेज है उसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कहीं कोई क्रीज तो नहीं है। और जो तीसरा होता है तो हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा वाटर स्प्रे यूनिट है, रबर के ऊपर जो वाटर स्प्रे हो रहा है तो वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम टेंशन भी एडजस्ट करते हैं वहाँ पे जब मशीन रन कर रही होती है। और जो भी कपड़ा आपको फिनिश करना है तो उसकी हम पहले विड्थ चेक कर लेते हैं, और उसका श्रिंकेज चेक कर लेते हैं कि इस कपड़े के अंदर कितना श्रिंकेज है। तो उसी हिसाब से हम अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, और कपड़े के अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। अब इसके बाद में फिर हम मशीन की मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, और जो कंप्रेस्ड एयर है उसको भी खोलते हैं, और जो वाटर और स्टीम वाल्व होते हैं उनको भी हम ओपन कर देते हैं। गाइज इसके बाद में क्या करते हैं, जो द रबर यूनिट एंड फेल्ट यूनिट कंडेंसेट लाइन इज चेक्ड व्हाइल स्टार्टिंग द मशीन। तो जो कंडेंसेट लाइन होती है रबर यूनिट और फेल्ट यूनिट की, उसको हम चेक करते हैं, और देन द फैब्रिक इज ट्रांसपोर्टेड टू द इनलेट फीडिंग यूनिट ऑफ द सैनिटाइजिंग मशीन। इसके बाद में जो बैच होता है कपड़े का हम उसको लाते हैं मशीन के पास में, और कपड़े को लाने के लिए या तो हाइड्रोलिक हैंड पुलर और इलेक्ट्रिक ट्रक का प्रयोग किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके बाद में क्या होता है गाइस कि जो कपड़ा होता है उसका ऊपर वाला सिरा लेके, और जो मशीन के ऊपर जो लेदर फैब्रिक लगा होता है तो उसके सिरे से हम उसकी सिलाई कर देते हैं, और हम चेक करते हैं कि जो हमने सिलाई की है कपड़े की वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और उसके अंदर जो सिलाई की है आपने वहाँ पे कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए। हम चेक करते हैं उसको, और फिर कपड़े को हम चेक करते हैं कि कपड़े के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है,
बिफोर प्रोसेसिंग भी करते हैं और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी करते हैं। यदि कोई इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप कंसर्न पर्सन को तुरंत के तुरंत उसको रिपोर्ट किया जाता है। और जो मशीन की स्पीड होती है तो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली सेट की जाती है। मशीन की स्पीड 50 से लेकर 100 मीटर पर मिनट तक होती है और ये जो स्पीड होती है ये वेरी करती है आपकी अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। और गाइस क्या होता है कि जो लाइट वेट फैब्रिक होते हैं तो उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और जो हैवी वेट फैब्रिक होते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, क्योंकि जितनी भारी क्वालिटी होगी उतनी ही मशीन की स्पीड घटती जाती है। और जो अपना महलो वेफ्ट स्ट्रेटनर होता है, मैंने आपको बताया था, तो उसको हमेशा ऑन करके रखते हैं और चेक भी करते जाते हैं विजुअली कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह भी चेंज करनी पड़ सकती है। और जो कपड़ा होता है तो जब फीडिंग करते हैं तो सेल्वेज फोल्ड वगैरह नहीं होने चाहिए, वहाँ पे जो फीडिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सब चेक करना पड़ता है। और जो आपकी मशीन होती है तो रबर यूनिट का टेम्परेचर 90 से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं और जो फेल्ट यूनिट टेम्परेचर होता है उसको 135 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। और जो टेम्परेचर की रेंज होती है तो वो फैब्रिक की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और अब हम चेक करते हैं गाइस कि जो रेजिडुअल श्रिंकेज है तो उसको हमने चेक कर लिया पहले, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसी रेजिडुअल श्रिंकेज के हिसाब से हम मशीन के अंदर जो कंट्रोल कंप्यूटर होता है तो उसमें सेट करते हैं कि कितना कपड़े को हमें श्रिंक कराना है। तो यदि आपका जो श्रिंकेज है एक्चुअल श्रिंकेज और जो मशीन से श्रिंकेज आ रहा है, जब आपने प्रोसेसिंग की उसके बाद में आप वहाँ पे मार्किंग वगैरह करते हैं। सपोज कीजिए आपने 1 मीटर की मार्किंग की कहीं पर और जो कपड़ा बाहर वो प्लेटर पर निकल गया, तो प्लेटर पर निकलने के बाद में फिर उसको हम नापते हैं कि 1 मीटर का कितना रह गया। तो वहाँ से आप श्रिंकेज कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको पता लगता है कि जितना श्रिंकेज होना चाहिए था कपड़े का वो अभी आपने अचीव नहीं किया है। तो फिर हम उसको दोबारा से सेट करते हैं और फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर हमें जो रबर है अपनी उसकी ग्राइंडिंग करने की आवश्यकता होती है। गैस जो कपड़ा होता है तो उसकी विड्थ को हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं, प्लेटर के ऊपर या बैच के ऊपर उसको चेक किया जाता है। और यदि आपको लगता है कि इसकी जो विड्थ है तो रिक्वायर्ड विड्थ से कम आ रही है तो जो टेंशन वगैरह होता है, टेंशन रोल का प्रेशर हम एडजस्ट करते हैं। और द एक्चुअल श्रिंकेज ऑफ द फैब्रिक इज चेक्ड इन द मशीन आउटलेट बाई श्रिंकेज स्केल। तो हम जहाँ पे कपड़ा निकल रहा है उसमें हम चेक करते रहते हैं कितना श्रिंकेज है। और जो फिनिश्ड फैब्रिक होता है तो उसके अंदर भी हम चेक करते हैं यहाँ पे कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है, तो कोई स्टेन लग गई, कहीं पे डस्ट तो नहीं आ रही है, कहीं पे रस्ट आ रही है, हैंडलिंग मार्क तो नहीं है, स्टेन मार्क क्रीज मार्क वगैरह तो नहीं है, तो वो सब चेक करते हैं। और इसके बाद में गैस यदि आपका प्रोसेस पूरा हो गया और आगे कोई कपड़ा नहीं है, आपकी मशीन को एक लंबे समय तक बंद रखना है, तो आप अपने मशीन को जो लेदर फैब्रिक होता है तो उसको लेदर फैब्रिक से मशीन को हम ढक देते हैं। रबर यूनिट को तुरंत के तुरंत ठंडा कर दिया जाता है और उसके बाद में ढक दिया जाता है। गैस अब जो सैनिटाइजिंग मशीन होती है तो उसकी क्लीनिंग किस तरीके से करते हैं, तो देखिए गैस, द एक्यूमुलेटेड डस्ट एंड डर्ट आर रिमूव्ड रेगुलरली फ्रॉम द मशीन। तो मशीन के ऊपर कोई भी जो डस्ट होती है, डर्ट होती है, जमा होती है, उसको नियमित रूप से उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है। और ऑल द रोलर्स आर क्लीन्ड विद ड्राई फैब्रिक व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो जो भी आपके रोलर्स होते हैं उनको एक सूखे कपड़े से साफ किया जाता है। द रबर यूनिट, वाटर स्प्रे यूनिट एंड फेल्टिंग यूनिट आर क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल। तो रबर यूनिट को, वाटर स्प्रे यूनिट को और फेल्टिंग यूनिट को एक निश्चित समय अंतराल के बाद में हमेशा उनको साफ करना पड़ता है। द इनलेट सेंसर्स एंड फैब्रिक गाइड्स आर क्लीन्ड प्रॉपरली। जो इनलेट के पास में सेंसर वगैरह लगे होते हैं
तो उनको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, और जो आपका फैब्रिक गाइड होता है उसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। ऑल द वेस्ट आर कलेक्टेड प्रॉपरली एंड आर स्टोर्ड एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। तो जो भी वेस्ट आपका निकल रहा है तो उसको सही तरीके से इकट्ठा करते हैं, और जो भी स्थान आपको बताया जाता है, पहले से फिक्स किया जाता है, तो वहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया सैनिटाइजिंग प्रोसेस क्या होती है या 0-0 प्रोसेस क्या होती है, सैनिटाइजिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सैनिटाइजिंग का कपड़े पर क्या इफेक्ट आता है, और सैनिटाइजिंग मशीन का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइज देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।